अखंड मंथन के सभी दर्शकों को नमस्कार। आशा है आज का दिन आपने आनंद पूर्वक व्यतीत किया होगा। दिन भर के समाचारों के कार्यक्रम बस इतनी सी बात के साथ मैं हूं शेखर त्रिपाठी। समाचारों का आरंभ अफगानिस्तान से। अफगानिस्तान के उपराष्ट्रपति अमरुल्लाह सालेह अब तालिबान के कब्जे वाले इस देश के कार्यवाहक राष्ट्रपति बन गए हैं। अमरुल्लाह सालेह ने ट्वीट करके मंगलवार को ये जानकारी दी। अफगानिस्तान के कार्यवाहक राष्ट्रपति बनते ही सालेह अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन पर जमकर बरसे। सालेह ने यह भी कहा कि अभी अफगानिस्तान ने घुटने नहीं टेके हैं और वो तालिबान से जमकर संघर्ष करेंगे। उधर अफगानिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति हामिद करजई और बातचीत परिषद के पूर्व अध्यक्ष अब्दुल्ला अब्दुल्ला सहित अफगान सरकार के कई अधिकारियों से मंगलवार को भी तालिबान से बातचीत होती रही। इसमें यह विचार किया जा रहा है कि 20 वर्ष पश्चात तालिबान किन बिंदुओं पर अफगानिस्तान में शासन करेगा। इस मध्य अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन ने कहा है कि तालिबान के सत्ता में आने के लिए अफगानिस्तान स्वयं उत्तरदायी है। अमेरिका अब तालिबानियों से लड़ने हेतु अपनी अमेरिकी सेना को नहीं झोंक सकता। अफगानिस्तान के नए कार्यवाहक राष्ट्रपति अमरुल्लाह सालेह ने कहा कि मैं अपने हीरो और कमांडर अहमद शाह मसूद की आत्मा और उनकी विरासत को दाग नहीं लगने दूंगा। अमेरिका ने अफगानिस्तान से सैनिकों को वापस बुलाने के बाद भी तालिबान पर एक और करारा प्रहार किया है। उसने अफगानिस्तान के सेंट्रल बैंक की लगभग 9.5 अरब डॉलर अर्थात 706 अरब रुपए से अधिक की संपत्ति फ्रीज कर दी है। तालिबान पर अमेरिकी प्रतिबंध का आशय यह है कि अब तालिबान किसी भी फंड का प्रयोग नहीं कर सकता। अमेरिका ने अफगानिस्तान में कैश सप्लाई पर भी विराम लगा दिया है। अफगानिस्तान में तालिबान के राज को मान्यता प्रदान करने पर भारत देखो और प्रतीक्षा करो की नीति पर कार्य कर रहा है। भारत तभी तालिबानी शासन को मान्यता प्रदान कर सकता है जबकि वो आतंकवाद पर पूरी तरह से रोक लगाए एवं नागरिकों के साथ अच्छा व्यवहार करे। भारत अन्य देशों के कदम की भी प्रतीक्षा कर रहा है। संभावना है कि भारत डेमोक्रेटिक ब्लॉक के साथ जाए और समस्त परिस्थितियों की समीक्षा के पश्चात ही कोई निर्णय करे, किंतु रूस, चीन, तुर्की और ईरान जैसे देशों ने उसका समर्थन करना आरंभ कर दिया है। उधर तालिबान ने काबुल पर आधिपत्य अर्थात कब्जा जमाते हुए देश का नाम इस्लामिक अमीरात ऑफ अफगानिस्तान कर दिया है, किंतु ब्रिटेन, अमेरिका एवं भारत जैसे देशों की चिंता यही है कि तालिबानी शासन के पश्चात अलकायदा जैसे आतंकी संगठन पूरे संसार को आतंकी गतिविधियों से एक बार पुनः दहला सकते हैं। अफगानिस्तान पर आधिपत्य जमाने के पश्चात तालिबान ने पहली बार पत्रकारों से वार्ता करते हुए कहा कि उसने शरिया कानून के अंतर्गत महिलाओं को कार्य करने एवं शासन करने की छूट दी है। यद्यपि 90 के दशक में महिलाओं के साथ तालिबानियों ने जो बर्बरता की थी उसे याद कर महिलाएं अभी भी सिहर उठती हैं। तालिबान के प्रवक्ता जबीउल्लाह मुजाहिद ने कहा कि संगठन के लड़ाके किसी से बदला लेना नहीं चाहते और सभी को क्षमा कर दिया गया है। मुजाहिद के अनुसार तालिबान निजी मीडिया की स्वतंत्रता तो चाहता है किंतु पत्रकारों को देश के मूल्यों के विरुद्ध कार्य करने की अनुमति नहीं देगा। तालिबान अन्य देशों के साथ शांतिपूर्ण संबंध के पक्ष की बात कह रहा है। यद्यपि जब तालिबान महिलाओं को अधिकार प्रदान करने की बात कर रहा था तब वहीं उसके लड़ाके एक महिला पत्रकार के इस प्रश्न पर कि वे राजनीति में महिलाओं को किस प्रकार से भागीदार बनाएंगे, तालिबानी लड़ाके हंस पड़े और कैमरा बंद करने को कहा। देखिए क्या वार्ता हुई उन दोनों के बीच। Would that still include women's rights and a democracy? बिल्कुल अगर इस्लाम शरीयत कुरान की भी अर्सा। So would you believe in the democratic vote though? So would people be allowed to vote in women politicians? Stop being. Okay, that's fine. We just want to answer. That's all right. संसार के गरीब देशों में गिना जाने वाला अफगानिस्तान खनिज के मामले में कई देशों के अनुपात में अधिक समृद्ध है। सूत्रों के अनुसार यहां अभी भी 3 लाख करोड़ डॉलर के खनिज हैं, जिसमें लोहा, तांबा, कोबाल्ट और लिथियम एवं सोने के भंडार बहुत बड़े हैं। अफगानिस्तान में 60 मिलियन मीट्रिक टन तांबा जबकि लौह अयस्क की मात्रा 2.2 बिलियन टन है। इसके अतिरिक्त यहाँ नियोडियम, सोना, चांदी, जस्ता, पारा, लिथियम, एल्यूमिनियम, सीरियम, लैंटम जैसे खनिज पदार्थों की मात्रा 1.4 मिलियन टन हो सकती है। रिपोर्ट में अफगानिस्तान की एकेडमी ऑफ साइंसेज के सदस्य और अमेरिका में अफगानिस्तान के पूर्व राजनयिक अहमद शाह कतवाजाई के अनुसार 2020 में लिखे इस लेख से ये जानकारी प्राप्त हुई है। तालिबानी आधिपत्य के पश्चात जो चित्र मीडिया में दिख रहे हैं वह तालिबान के शांतिपूर्ण संबंधों का उपहास उड़ा रहे हैं।
मुखौटा उन देशों का भी उतरा है जो भारत के संशोधित नागरिकता कानून में मुस्लिमों को सम्मिलित नहीं करने का विरोध कर रहे थे, किंतु आज अफगानिस्तान के मुस्लिम शरणार्थियों के लिए ही अपने दरवाजे एक तरह से बंद कर दिए हैं। हजारों लोग किसी भी स्थिति में अफगानिस्तान से सही और सकुशल बाहर निकलना चाह रहे हैं, किंतु शरण देना तो दूर, तुर्की ने तो ईरान के साथ लगती अपनी सीमा पर कंक्रीट की दीवार खड़ी कर दी है ताकि अफगानी शरणार्थी ईरान के मार्ग द्वारा उसके यहाँ प्रवेश ना कर सकें। अब तक 5 लाख से अधिक अफगानी नागरिक अफगानिस्तान छोड़कर जा चुके हैं। दूसरी ओर भारत ने अपने नागरिकों के अतिरिक्त अफगानी नागरिकों को भी एयरलिफ्ट कर भारत रवाना कर चुका है। सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए एक निर्णय के अनुसार अब एनडीए की परीक्षा में लड़कियां भी सम्मिलित हो सकेंगी। ये प्रवेश परीक्षा 5 सितंबर को होनी है। इससे पूर्व नेशनल डिफेंस अकादमी में छात्राओं को सम्मिलित होने की अनुमति नहीं थी। महाराष्ट्र में पुणे के पास खड़कवासला में बनी नेशनल डिफेंस एकेडमी देश में सैन्य अधिकारी तैयार करने का प्रसिद्ध संस्थान रहा है। यहाँ पर आर्मी, नेवी और एयरफोर्स के सभी कैडेटों को एक साथ प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है। 3 वर्ष के प्रशिक्षण के पश्चात कैडेटों को आगे के प्रशिक्षण के लिए संबंधित एकेडमी में भेज दिया जाता है। भारतीय शेयर बाजार में रिकॉर्ड तोड़ वृद्धि हो रही है। सप्ताह के तीसरे दिन अर्थात बुधवार को शेयर बाजार सुदृढ़ता के साथ खुला और आरंभ में ही सेंसेक्स 56,000 अंक के स्तर को पार कर गया। ये पहली बार है जब सेंसेक्स ने इस स्तर को छुआ है। वहीं निफ्टी की बात करें तो ये 17,000 बनने के निकट आ रहा है, यद्यपि अब भी लगभग 250 अंकों की दूरी पर है। उधर भारतीय रिजर्व बैंक ने एचडीएफसी को क्रेडिट कार्ड जारी करने पर रोक हटा ली है और इसी के पश्चात बैंक का शेयर भाव 3% की तीव्रता के साथ कारोबार कर रहा है। मॉस्को के निकट एक विमान परीक्षण के समय रूस का सैन्य विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया। विमान में 3 लोग सवार थे। एयरक्राफ्ट बनाने वाली कंपनी यूनाइटेड एयरक्राफ्ट कॉरपोरेशन ने दुर्घटना की पुष्टि की है। तीनों क्रू सदस्यों की मृत्यु के समाचार मिल रहे हैं। दुर्घटना का जो वीडियो सामने आया है उसमें विमान काफी कम ऊंचाई पर उड़ता दिख रहा है, जिसके एक पंख में आग लग गई है। इससे पहले कि विमान एक शार्प कट ले पाता, ये जमीन पर गिर जाता है। यूनाइटेड एयरक्राफ्ट कॉरपोरेशन IL-11-2V की टेस्टिंग पुराने एंटानोव AN-26 के विकल्प के तौर पर की जा रही थी। जापान की राजधानी टोक्यो से 1200 किलोमीटर दूर प्रशांत महासागर में हुए ज्वालामुखी विस्फोट के पश्चात वहां एक छोटा द्वीप बनकर तैयार हो गया है। कोस्ट गार्ड के अनुसार प्रशांत महासागर में उभरा यह द्वीप प्रकृति निर्मित है। यह द्वीप जापान के मिनिमाई लोटो द्वीप से लगभग 50 किलोमीटर दूर है। ये द्वीप क्रेसेंट यानी तिकोने आकार का है। जापानी सागर में इससे पूर्व भी 1904, 1914 और 1986 में द्वीप उभरे थे, किंतु वे तूफानों के कारण लुप्त हो गए। ऐसे में इस द्वीप का अस्तित्व भी अल्पकालिक कहा जा रहा है। जापान में वर्तमान समय में 6000 से भी अधिक द्वीप हैं। उधर जापान के मौसम विभाग ने यह भी कहा है कि ज्वालामुखी विस्फोट अगले माह तक चल सकता है, अतः यहां जाने से दर्शक बचे रहें। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भारत एवं युगांडा में नकली कोविड शील्ड की शीशियों को लेकर एक एडवाइजरी जारी की है। इसमें वैक्सीन की 2 ml और 5 ml की नकली शीशियों को लेकर सावधान रहने को कहा गया है। सीरम इंस्टीट्यूट ने भी कहा है कि उनकी कंपनी 2 ml में किसी भी वैक्सीन का उत्पादन नहीं करती है। फिल्मी कारोबारी राज कुंद्रा को बॉम्बे हाईकोर्ट ने अंतरिम राहत देते हुए वर्ष 2020 में साइबर पुलिस सेल के एक मामले में 25 अगस्त तक गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है। यद्यपि वे अश्लील फिल्मों के निर्माण और उसे प्रसारित करने के एक अन्य आरोप में 19 जुलाई को पकड़े गए थे एवं अभी भी जेल में बंद हैं। उनकी जमानत याचिका पर बॉम्बे हाईकोर्ट में 20 अगस्त को सुनवाई होनी है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने अफगानिस्तान में तालिबान के आधिपत्य को लेकर तालिबान की प्रशंसा की है। बोर्ड के प्रवक्ता सज्जाद नोमानी ने कहा कि मैं तालिबान को सलाम करता हूं। उन्होंने कहा कि तालिबान ने पूरी दुनिया की सबसे अधिक शक्तिशाली सेना को पराजित किया है। इन नौजवानों ने काबुल की धरती को चूमा और अल्लाह को शुक्रिया कहा। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को पेगासस जासूसी मामले में केंद्र सरकार और ममता बनर्जी को नोटिस दिया है। ये नोटिस सरकार की ओर से 2 सदस्यीय जांच आयोग के गठन को चुनौती देने वाली याचिका को लेकर दिया गया। मुख्य न्यायाधीश NV रमना की अध्यक्षता वाली पीठ ने केंद्र और राज्य से उत्तर मांगा है। इस विषय पर अब 25 अगस्त को सुनवाई होगी। पेगासस से जुड़ी दूसरी याचिकाओं के साथ ही इस पर भी सुनवाई की जाएगी।
दिल्ली की राउज एवेन्यू स्पेशल कोर्ट ने सुनंदा पुष्कर मामले में कांग्रेस सांसद शशि थरूर को बरी कर दिया है। 2014 में दिल्ली के होटल में सुनंदा की लाश मिली थी। पुष्कर की मृत्यु के पश्चात उनके पति शशि थरूर पर उनका मानसिक उत्पीड़न करने और हत्या के लिए उकसाने का आरोप लगा था। जिन धाराओं में थरूर को आरोपी बनाया गया था, उनमें दोषी पाए जाने पर उन्हें 3 से 10 वर्ष की कैद की सजा हो सकती थी। बुधवार को कोर्ट का निर्णय आने के बाद थरूर ने जज से कहा कि वे पिछले 7.5 साल से दर्द और यातना झेल रहे हैं। तो दर्शकों, बस इतनी सी बात कार्यक्रम में आज बस इतना ही। आशा है आपको हमारा ये प्रयास अच्छा लगा होगा। यदि कोई हमसे त्रुटि होती है तो उसे संदेश के माध्यम से अवश्य बताएं। हम प्रयास करेंगे कि कार्यक्रम आपके सुझाव के अनुसार तैयार किया जा सके। हमारा प्रयास है कि हम शुद्ध हिंदी भाषा में संक्षेप में बिना शब्दों की जुगाली किए हुए आपके समय को बचाएं और समाचार प्रस्तुत करें। आपने इतना बहुमूल्य समय हमारे चैनल को दिया, इसके लिए आप सभी दर्शकों का हृदय से आभार। नमस्कार।